everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss some most important and repeated previous year questions from your last chapter of class 12 history book, that is chapter number 12 Framing the Constitution. सो इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है. सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं सारे क्वेश्चंस को या फिर इन्हीं सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. सो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है. सो ये सारे आंसर्स आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं. सो क्वेश्चंस को ध्यान से सुनने के साथ साथ प्लीज़ आप इन सारे आंसर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिएगा. मैं इन सारे आंसर्स को शॉर्ट वे में एक्सप्लेन भी कर दूंगी. सो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सारी वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर्ड एज अ मोमेंटस रिजोल्यूशन एक्सप्लेन. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था सो उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन क्यों कंसिडर किया जाता है. एंड इसी क्वेश्चन से एक मिलता जुलता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द आइडियल्स एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. सो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सो उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमें कौन से आइडियल्स देखने को मिलते हैं. सो अगर आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सो आप इसी सेम आंसर को हर एक क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो. सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस आंसर में चेंजेस करना है बट ओवरऑल आप हर एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के क्वेश्चन के लिए इसी सेम आंसर को लिख सकते हो. सो नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं. सो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है. सो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन था क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा सो वो किस तरीके से बनेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आइडियल्स होंगे सो इन सारी चीज़ों को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डिफाइन किया गया था. सो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक फ्रेमवर्क था जिसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो काम था सो उसको स्टार्ट किया जाएगा, उसको प्रोसीड किया जाएगा. सो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आइडियल्स होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे सो उन सारी ही चीज़ों को डिफाइन किया था. जैसे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक नेशन होगा. इंडिया अपने सारे सिटीजन को जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ग्रांट करेगा. साथ ही साथ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में रहने वाले जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं सो उनको एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा. हमारी कंट्री में रहने वाले जो बैकवर्ड एंड डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं सो उनके वेलबींग्स के लिए काम करेगा. एंड इंडिया डेमोक्रेसी के लिबरल आइडियाज़ को इकोनॉमिक जस्टिस के सोशलिस्ट आइडियाज़ के साथ कंबाइन करेगा. यानी कि हमारी कंट्री में हमें डेमोक्रेसी भी देखने को मिलेगा एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी देखने को मिलेगा. सो इंडिया एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करेगा जो कि हर एक व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेबल होगा. सो ब्रिटिशर्स का किसी भी तरीके का इम्पोजिशन नहीं होगा हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर. हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बनेगा सो उसमें ब्रिटिशर्स का थोड़ा भी इम्पोजिशन नहीं होगा. हमारी कंट्री में जिस भी गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाएगा सो वो हर एक इंडियन पीपल के लिए एक्सेप्टेबल होगा. इंडियन पीपल ब्रिटिशर्स के किसी भी तरीके की इम्पोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो इंडिया एक फेडरेशन होगा यानी कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट बनेगा एंड इंडिया वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेगा. सो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव एंड आइडियल्स है सो इन सारी ही चीज़ों को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डिफाइन किया था. सो इसी वजह से ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन था. सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Now a second important question is the problem of separate electorate was an intricate problem that confronted the Constituent Assembly. Discuss the debate held in the assembly over this issue. सो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था सो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन किया गया था. सो इसको हमें डिस्कस करना है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है
एंड और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट व्हाई डिड गोविंद बल्लभ पंत कंसिडर द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट हार्मफुल फॉर द माइनॉरिटीज एंड फॉर द नेशन एक्सप्लेन। सो गोविंद बल्लभ पंत ने ऐसा क्यों कहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड है वो ना सिर्फ माइनॉरिटीज पीपल के लिए हार्मफुल है बल्कि पूरे ही नेशन के लिए भी हार्मफुल है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगेन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, सो आप इस आंसर को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स को रखे गए थे। सो सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें माइनॉरिटीज रिलीजन के लोग मेजोरिटी रिलीजन के लोग के साथ पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। सो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस है सो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से माइनॉरिटीज रिलीजन के लोगों को कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से माइनॉरिटी रिलीजन के वॉइसेस को सुना जाएगा, उनके व्यूज एंड उनके ओपिनियन को लिया जाएगा। सो सेपरेट इलेक्टोरेट में माइनॉरिटी पीपल अपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। सो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में दिए गए थे। ना हम डिस्कस करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में कौन से आर्ग्यूमेंट दिए गए थे। कुछ लीडर्स का ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा मेजर था जो कि फॉरेन रूलर्स यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जानबूझकर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के लोगों को डिवाइड करने के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हमारी कंट्री में रायत, वॉयलेंस एंड सिविल वार हो सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एक पॉइजन की तरह है, एक जहर की तरह है। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हमारा जो नेशन है वो डिवाइड हो सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट ब्लडशेड क्रिएट कर सकता है यानी कि खून खराबा कर सकता है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट में हो जाते हैं। इसी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट ना सिर्फ किसी भी नेशन के लिए हार्मफुल होता है बल्कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए भी हार्मफुल होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज के लिए एक सुसाइडल डिमांड होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेजर है जिसकी वजह से माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी से हमेशा के लिए आइसोलेट हो जाते हैं यानी कि दूर हो जाते हैं। ना नेक्स्ट अगर हम लोग गोविंद बल्लभ पंत की बात करें सो वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को अपोज करते थे। उनका मानना ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक सुसाइडल डिमांड होता है जो कि परमानेंटली माइनॉरिटीज रिलीजन के लोगों को आइसोलेट कर देगा, उनको मेजोरिटी लोगों से दूर कर देगा, उनको और ज़्यादा वनरेबल यानी कि उनको और ज़्यादा वीक बना देगा एंड उनको डिप्राइव कर देगा फ्रॉम एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट में उनके द्वारा इफेक्टिवली कुछ भी नहीं बोला जाएगा अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाता है। नाउ वर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मेड इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स को दिए गए थे। ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से इसी सेम क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे कि और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ B.R. अम्बेडकर इन हाईलाइटिंग द अप्रोच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड सेंटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। B.R. अम्बेडकर ने किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड सेंटर की अप्रोच को हाईलाइट किया है। एंड और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट हाउ वाज द सेंटर मेड मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको इसी सेम आंसर में मिल जाएगा। मैंने इस आंसर को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही आंसर में कवर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा। ये जो इशू है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा डिबेट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो लोग एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फेवर में। जैसे कि हमारे पहले मेंबर है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जवाहरलाल नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं थे बल्कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में प्रेसिडेंट को एक लेटर सबमिट किया था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया दैट अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी क्वाइट हार्मफुल to the country because a weak center will not be able to stabilize peace, coordination and raise voice at the international level। उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर हमारी कंट्री में एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है देन ये हमारे पूरी ही कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंट्री में पीस को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, हमारी कंट्री में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा और हमारी कंट्री के वॉइस को इंटरनेशनल लेवल पे रेज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है B.R. अम्बेडकर।
सो उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एंड यूनिफाइड सेंटर चाहिए, उतना ज़्यादा स्ट्रांगर जितना कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी नहीं बनाया था। यानी कि इस एक्ट के थ्रू उनके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया था, सो उस सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रांगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्रिएट करना है। सो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया कि कंट्री में जो रायट एंड जो वॉयलेंस होता है, सो अगर आपको इन सारी चीज़ों से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी कंट्री इन सारी चीज़ों की वजह से ब्रेक हो जाए, सो हमें एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्री के इंटर कम्युनल कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकता है। ना नेक्स्ट मेंबर है गोपाल स्वामी अयंगर। सो जब उनके द्वारा ये देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर देने का डिमांड किया जा रहा है, सो इसके रिस्पांस में उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि हमें अपने कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है बालकृष्ण शर्मा। सो वो यूनाइटेड प्रोविंस से बिलोंग करते थे। सो उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हमारी कंट्री में अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही हमारी कंट्री के वेलबिंग्स के लिए प्लान कर सकता है, हमारी कंट्री में जो अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, सो उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, हमारी कंट्री में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज कर सकता है और हमारी कंट्री को फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट में डिफेंड कर सकता है यानी कि बचा सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे ये बात क्लियर होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रांग एंड ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई थी। सो पहला पॉइंट ये है कि हमारी कंट्री में जो यूनियन लिस्ट है, सो यूनियन लिस्ट में हमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द स्टेट लिस्ट। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा सब्जेक्ट्स में लॉज बना सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, सो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है। सो हमारी कंट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल एंड की इंडस्ट्रीज है, सो उन सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है टू कंट्रोल ऑल दिस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो हमारी कंट्री में आर्टिकल 356 है, सो आर्टिकल 356 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है कि वो किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। सो हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोजीशन है, सो वो फिजिकल अफेयर्स में यानी कि फाइनेंशियल अफेयर में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो हमारी कंट्री के कस्टम ड्यूटीज़ एंड कंपनी टैक्स में जो भी रेवेन्यू ऑब्टेन हो रहा है, जनरेट हो रहा है, सो उसको कलेक्ट कर सकता है, उसको रख सकता है। सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज़ के रेवेन्यू को ही सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। सो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग एंड ज़्यादा पावरफुल है। Now our next important and repeated question is question number 4. In the Constituent Assembly, issues over national language was intensely debated. Explain the statement with example. So हमारे Constituent Assembly में नेशनल लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होगा, सो ये जो इशू था, सो इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन किया गया था। सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ आर.वी. ढुलेकर ऑन द इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो आर.वी. ढुलेकर जी का नेशनल लैंग्वेज के इशू के ऊपर क्या आइडियाज़ थे, क्या ओपिनियन थे, सो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज एग्जामिन द रीजंस फॉर प्रपोजिंग हिंदुस्तानी बाय गांधी जी एज द नेशनल लैंग्वेज। सो गांधी जी ने आखिर हिंदुस्तानी लैंग्वेज को कंट्री के नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए क्यों कहा था, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से गांधी जी ने हिंदुस्तानी लैंग्वेज को प्रपोज किया था एज द नेशनल लैंग्वेज। And why did the Constituent Assembly finally decide not to have one as the national language? And आखिर Constituent Assembly के द्वारा फाइनली ये डिसाइड क्यों किया गया कि हमारी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमें अपनी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए। सो ये तीनों ही क्वेश्चन नेशनल लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। सो नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और भी अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। सो इसी सेम आंसर में आपको इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। सो इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है एंड इंडिया में काफ़ी अलग अलग रीजन है। सो उन सारी रीजन में अलग अलग वैरायटीज़ के लोग रहते हैं एंड उन सारी वैरायटीज़ के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं। सो इंडिया जैसे एक ऐसे डाइवर्स एंड एक न्यू नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया के हर एक लैंग्वेजेस को अच्छी तरीके से देखा जाए एंड एक प्रॉपर लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाए एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लैंग्वेज का जो इशू था उसके ऊपर महीनों तक डिबेट एंड डिस्कशन किया गया था। सो सबसे पहले हमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। सो कांग्रेस एंड महात्मा गांधी का चॉइस था हिंदुस्तानी लैंग्वेज कि हमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज को कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए।
सो 1930s में ही कांग्रेस के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था कि हम अपने कंट्री में नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही बनाएंगे। सो महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि हर एक व्यक्ति को ऐसे लैंग्वेज में बात करना चाहिए जो कि कॉमन पीपल के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि कॉमन पीपल इजी तरीके से समझ सकते हैं। सो इसी वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को चूज किया गया। सो हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज का एक ब्लेंड था, यानी कि एक मिक्सचर था। एंड हिंदुस्तानी लैंग्वेज एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज था जो कि हमारी कंट्री के लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ पीपल के द्वारा बोला जाता था। सो हिंदुस्तानी लैंग्वेज एक कंपोजिट लैंग्वेज था। हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हमें अलग अलग कल्चर्स के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। सो ओवर द ईयर्स हिंदुस्तानी लैंग्वेज में अलग अलग सोर्सेज के जो वर्ड्स एंड टर्म्स है सो उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। सो ये लैंग्वेज एक बहुत ही कंपोजिट लैंग्वेज था एंड अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग इस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते थे। सो गांधी जी के द्वारा ये सोचा गया कि ये जो एक मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है दैट इज हिंदुस्तानी लैंग्वेज, सो ये एक आइडियल लैंग्वेज होगा जिसके थ्रू अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। हिंदुस्तानी लैंग्वेज के द्वारा हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल आपस में यूनाइट होंगे एंड नॉर्थन इंडिया एंड सदर्न इंडिया में रहने वाले लोग भी आपस में यूनाइट होंगे। सो हिंदुस्तानी लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज होगा कंट्री के नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। बट जैसे ही 19th सेंचुरी खत्म होता है सो धीरे धीरे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हमें ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिले ना। नेक्स्ट हमें हिंदी लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। सो आरवी ढुलेकर हिंदी लैंग्वेज के फेवर में थे। वो चाहते थे कि हिंदी लैंग्वेज को हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। सो आरवी ढुलेकर यूनाइटेड प्रोविंस से बिलोंग करते थे एंड वो एक कांग्रेसमैन थे। वो चाहते थे कि हिंदी लैंग्वेज को ना सिर्फ कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए बल्कि हिंदी लैंग्वेज को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का लैंग्वेज भी बनाना चाहिए, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। एंड इवन उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऐसे मेंबर्स जिनको हिंदुस्तानी लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज नहीं आता है सो वो लोग इस असेंबली में बैठने के लायक ही नहीं है। सो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाता है, बट फिर जवाहरलाल नेहरू जी उस माहौल को शांत करते हैं ना। नेक्स्ट हमें लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बता रखा है। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा एक कमेटी को स्टेबलाइज किया गया था दैट इज लैंग्वेज कमेटी, ताकि नेशनल लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सो लैंग्वेज कमेटी ने जिस रिपोर्ट को प्रोवाइड किया था सो उस रिपोर्ट के द्वारा एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाला गया। सो लैंग्वेज कमेटी के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाने वाला जो हिंदी लैंग्वेज है सो हिंदी लैंग्वेज हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ना कि नेशनल लैंग्वेज। सो हिंदी लैंग्वेज को कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर ये जो नेशनल लैंग्वेज का इशू था सो इस इशू को सॉल्व किया गया। साथ ही साथ लैंग्वेज कमेटी के द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज टू हिंदी लैंग्वेज सो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल होगा, यानी कि धीरे धीरे होगा। सो फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स यानी कि शुरुआत के 15 सालों तक हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी कंटिन्यू किया जाएगा फॉर द ऑफिशियल पर्पज। साथ ही साथ लैंग्वेज कमेटी के द्वारा ये भी कहा गया कि हमारी कंट्री में जितने भी प्रोविंस है यानी कि जितने भी स्टेट है सो हर एक स्टेट को ये अलाउ किया गया कि वो अपने अपने स्टेट में ऑफिशियल वर्क को करने के लिए किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज को चूज कर सकता है। सो लैंग्वेज कमेटी के इन सारे सजेशन से ये क्लियर होता है कि लैंग्वेज कमेटी ने हिंदी लैंग्वेज को कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, ना कि नेशनल लैंग्वेज। सो विद दिस हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। Now our next important question is question number 5. How will the rights of the depressed caste debated in the Constituent Assembly? Examine the role of Dr. B.R. Ambedkar in this context. So हमारे Constituent Assembly में डिप्रेस्ड कास्ट को कौन से राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए सो इस इशू के ऊपर किस तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन होता है सो इसको हमें बताना है। एंड डिप्रेस्ड कास्ट के राइट के इशू पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का क्या रोल था सो इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर इज सो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कंट्री के बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था। बट महात्मा गांधी जी ने इस डिमांड को अपोज किया था ये कह के कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हम लोग बैकवर्ड क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं देन इसके थ्रू बैकवर्ड क्लासेस के लोग हमेशा के लिए सेग्रीगेट यानी कि सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले मेजोरिटी सेक्शन से हमेशा के लिए वो लोग आइसोलेट हो जाएंगे, वो लोग सेपरेट हो जाएंगे। सो इस इशू को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत ही ज़्यादा डिबेट किया गया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैकवर्ड क्लासेस के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा ये कहा गया कि सोसाइटी ने हमेशा बैकवर्ड क्लासेस के लेबर एंड सर्विसेज का इस्तेमाल किया है, बट उन्हें हमेशा सोशल मेन स्ट्रीम यानी कि सोसाइटी से दूर रखा है, सोसाइटी से अलग रखा है। अपर कास्ट के जो लोग हैं सो वो उनसे मिलते नहीं है, उनको छूते नहीं है, ना ही वो उनके साथ खाना खाते हैं और ना ही उनको अलाउ करते हैं कि वो इवन टेम्पल्स में भी विजिट करे।
सो और एक मेंबर थे जिनका नाम था नगप्पा। सो उनके द्वारा ये कहा गया कि न्यूमेरिकली यानी कि नंबर्स के मामले में हमारी कंट्री में बैकवर्ड क्लास के लोग माइनॉरिटी नहीं है। सो अगर हम लोग उनके नंबर्स की बात करें, सो कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में लगभग 20 to 25% पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लासेस से ही बिलोंग करते हैं। बट इसके बावजूद भी उन्हें सोसाइटी से हमेशा दूर रखा जाता है, उन्हें ना ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन दिया जाता है। और एक मेंबर थे जिनका नाम था के कंदेलकर। सो उनके द्वारा भी ये एड्रेस किया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी अपर कास्ट के लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं, अपर कास्ट के मेंबर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। सो वी हैव बीन क्रश फॉर सेंचुरीज, यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को सेंचुरीज से हमेशा दबाया गया है, क्रश किया गया है। उनके ब्रेन एंड उनके बॉडी को इतना ज़्यादा क्रश किया गया है कि अब वो काम नहीं करते हैं, उनका जो हार्ट है अब वो फीलिंगलेस बन गया है। सो अब इस तरीके से वो आगे नहीं जी सकते हैं। सो बैकवर्ड क्लासेस का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। सो इन्हीं सारी चीज़ों को सुनने के बाद एट द लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी को हटाया जाएगा, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जाएगा एंड हिंदू टेम्पल्स हर एक कास्ट के लोगों के लिए ओपन रहेगा। साथ ही साथ असेंबलीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व करके भी रखा जाएगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट होता है। Now our next important question is question number 6. Why did N.G. Ranga urge to interpret minorities in the economic term in the Constituent Assembly explain? So N.G. Ranga के द्वारा हमारी कंट्री के माइनॉरिटीज पीपल को इकोनॉमिक टर्म में क्यों देखा गया? सो इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है। वन मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज व्हाई डिड जयपाल सिंह प्लीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो जयपाल सिंह ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ट्राइबल पीपल के प्रोटेक्शन के बारे में बात की? एंड वन मोर क्वेश्चन इज हाउ वाज द टर्म माइनॉरिटी डिफाइंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स? सो किस तरीके से ये जो टर्म है माइनॉरिटी ये अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको इसी आंसर में मिल जाएगा। सो ये जो लास्ट क्वेश्चन है सो ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। सो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपके एनसीईआरटी बुक में जो बैक क्वेश्चंस है सो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन को ही आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आप एक बार अपने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सो नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो ये जो टर्म है माइनॉरिटी सो अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा इस टर्म को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सो सबसे पहले हम लोग एनजी रंगा ने किस तरीके से माइनॉरिटीज पीपल को डिफाइन किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। सो एनजी रंगा जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड उनके द्वारा पीजन मूवमेंट को भी लीड किया गया था, वो पीजन मूवमेंट के भी लीडर रह चुके थे। सो उन्होंने माइनॉरिटी टर्म को इकोनॉमिक टर्म में डिफाइन किया है। सो उनकी अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में रहने वाले जो पुअर एंड जो डाउन ट्रोडन पीपल है सो वही लोग रियल माइनॉरिटीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्री में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल है, जो पुअर विलेजर्स है, जिनको मनी लैंडर्स के द्वारा ज़मींदार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है, सो ये सारे लोग ही हमारी कंट्री के रियल माइनॉरिटीज़ है। सो इसी वजह से उनके द्वारा ये कहा गया कि हमें इन सारे माइनॉरिटीज़ पीपल के लिए ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करना चाहिए ताकि इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे लोगों के लिए जो भी राइट्स को प्रोवाइड किया है सो उन सारे राइट्स को ये इंजॉय कर सके। सो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमें इन सारे माइनॉरिटी पीपल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। ना नेक्स्ट हमें जयपाल सिंह के बारे में बता रखा है। सो जयपाल सिंह एक आदिवासी थे एंड उनके द्वारा ये कहा गया कि कंट्री में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल है सो न्यूमेरिकली यानी कि नंबर्स के टर्म में तो वो लोग माइनॉरिटी नहीं है बट फिर भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए। सो हमेशा से ही सोसाइटी ने ट्राइबल पीपल के साथ बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है, उनको हमेशा से नेग्लेक्ट करते हुए आ रहा है फॉर द लास्ट 6000 ईयर्स। सो हमेशा से ही ट्राइबल पीपल को प्रिमेटिव एंड बैकवर्ड कैटेगरी का माना गया है। सो इसी वजह से जयपाल सिंह के द्वारा ये कहा गया कि लेजिस्लेशन में ट्राइबल पीपल के लिए सीट्स को रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि ट्राइबल पीपल भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट हमें जे नगप्पा के बारे में बता रखा है जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे। सो उनके द्वारा ये पॉइंट आउट किया गया कि कंट्री में जो डिप्रेस्ड कास्ट के लोग हैं सो वो लोग भी न्यूमेरिकली माइनॉरिटी नहीं है बल्कि टोटल पॉपुलेशन का 20 to 25% हमें डिप्रेस्ड कास्ट के लोग ही देखने को मिलते हैं। बट वो लोग सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, अनटचेबिलिटी की वजह से उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया जाता है, उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई भी शेयर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फाइनली ये रिकमेंड किया गया कि कंट्री में जो अनटचेबिलिटी है सो उसको एबॉलिश किया जाता है। सो ये 6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन थे फ्रॉम दिस चैप्टर। बट इन सारे क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास और 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इन सारे क्वेश्चंस को भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
So question number 7 is, how did GB Pant show his concern in the Constituent Assembly for making India a unified nation? Explain. So किस तरीके से GB पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने कंसर्न को शो करते हैं इंडिया को यूनिफाइड नेशन बनाने में. सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इशू ऑफ डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल was intensely debated in the Constituent Assembly. Explain the statement with example. So किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना ज़्यादा पावर का डिवीजन होना चाहिए, किसको कितना ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए. सो इस मामले में जो भी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था, सो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज अ प्रोमिनेंट वन इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है. And the last previous year question is, examine the different arguments made in the Constituent Assembly over the federal structure of the Indian government. So Constituent Assembly में जो अलग अलग arguments दिए गए थे कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, सो इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है. सो विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया. सो विद दिस हमारे इस चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आपको अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं देन प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस चैप्टर के साथ साथ बाकी दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए. सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी प्रोवाइड किया है. सो वे सारी वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं. सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं. सो नाउ सी ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.